समाज पढ़ा तुम्हें कुछ में हुआ था नहीं अभी किसी परिभाषा का नहीं लिख पाना हाँ ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके ये लिखवा दिया कि हिंदी में 6 समास होते हैं ये नहीं हुआ हिंदी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हिंदी में कुल 6 प्रकार के समास 6 प्रकार के समास बताए गए नंबर 1 नंबर 2 तत्पुरुष समास नंबर 3 कर्मधारय समास नंबर 4 बहुवचन समास नंबर 5 द्विगु समास नंबर 6 द्वंद्व समास। ठीक अब हम लोग नंबर 1 लिखेंगे अव्ययी भाव समास। पहला इंटरव्यू अव्ययी भाव समास। लिखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। पूर्व पद की प्रधानता हो अर्थात इसका पहला शब्द उपसर्ग और यही उपसर्ग प्रधान होता है। यही उपसर्ग प्रधान होता है। जैसे जैसे प्रतिदिन कमा यथाशक्ति आजन्म बेखौफ बेकाम
भरसक, भरसक इत्यादि। समझा? इसमें कोई शब्द है जो समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, बस इसमें आपको करना क्या है, ये तो परिभाषा की एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसको हमको लिखाना पड़ा। आपको अगर समझना है, याद रखना, तो एक शब्द में आपको दो ही शब्द बनना है। पूर्व पद प्रधान होता है और उससे पहले उपसर्ग होता है। ठीक, जैसे इसी दो में हम आपको बता दें, इसमें उपसर्ग क्या है? बे, है ना? अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये हो गया बे, ये हो गया काम। काम का मतलब काम का आदमी हो गया, जैसे बे लग गया तो बिना काम का हो गया। फिर इसके अर्थ कौन बदल रहा है? बे लगने से बदल रहा है। तो पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान है और यही उपसर्ग माना जाता है। सक, भर सक, सक मतलब होता है वो सक नहीं, संधि वाला सक नहीं, उसमें बड़ा सक होता है। एक तरीके से कोशिश, और जैसे ही हम इसमें लगा देते हैं भरसक, मतलब जितनी शब्द बदल गया। एक तो हो गया कोशिश, तो कोशिश शब्द थोड़ा सा हल्का लग रहा है, लेकिन जैसे भरसक प्रयास आता है, जैसे आपने कहा कि सर किए प्रयास किए नहीं हुआ तो क्या करें, ये थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है। इसमें ये चीजें शो हो रही है कि आप प्रयास किए, कम किए, ज्यादा किए, ये बात उसमें नहीं। लेकिन जैसे ही आप भरसक की बात करेंगे, सर हमने भरसक प्रयास किया, तो उसका मतलब ये हो गया कि यह व्यक्ति जो भी है, इसके अंदर जितनी क्षमता थी, अपनी औकात, अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा कोशिश किया, तो शब्द में का अर्थ यहाँ पे बदल रहा है। तो इसलिए ये कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद ही प्रधान होता है, इसके अर्थ को वही बदलता है। बदल रहा है ना? बदल रहा है, ये भी बदल रहा है। प्रधान कौन है? जो बदलता वही प्रधान हुआ, यही उपसर्ग है, यही प्रधान है। ठीक, दूसरा लिखिए, हेडिंग डालिए, तत्पुरुष समास। नहीं तो ऐसा करते हैं, तत्पुरुष हेडिंग डालिए, अव्ययी भाव समास एवं उसका समान विग्रह। जैसे देखिए, अव्ययी भाव समास एवं उसका समास विग्रह। एक तरफ समास लिखिए, एक तरफ समास विग्रह लिखिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो जाएगा भाई इसका? दिन दिन ना? ठीक, समास विग्रह लिख लीजिए, दिन दिन, दिन दिन। दूसरा, यथा विधि, यथा विधि क्या हो जाएगा? विधि के अनुसार। हाँ, विधि के अनुसार। अगला, आमरण, आमरण क्या हो जाएगा? मरण तक।
व्यर्थ, क्या हो जाएगा? बिना अर्थ। क्या हो गया? बिना अर्थ के। इसका एक और पूछता है, देखो जो हमने आपको बताया था आजन, इसका क्या मतलब होता है? ठीक, यहाँ पर किताबों में उसमें दिया है कुछ समान विग्रह आजन का। किताब में आपको अच्छा है समझा देंगे। देखिए इसका जो अर्थ होता है, हमने क्या बताया था? जन्म से मृत्यु। लेकिन इसका जो समान विग्रह हम करेंगे क्या हो जाएगा? इसका समान विग्रह होगा तो जन्म तक दे रहा है। हाँ, इसका जो देखो शब्द का अर्थ अलग होता है। जन्म मतलब जन्म, ठीक। आ मतलब जो जन्म होने वाला है, समझो मेरी बात। इसका जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, इसको हम लोग कहते हैं कि आजन। जैसे क्या हमने पढ़ा था ना कि समाजीकरण की प्रक्रिया आजन प्रक्रिया है। मतलब वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया है।
लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा जनरल। इसको याद रखना, ठीक, कर लो। दूसरा लिखिए तत्पुरुष समास। इसका मैंने नियम आप लोगों को क्या बताया, स्वतिगत तुमको लिखना होगा, ठीक। जैसे मान लो एग्जाम में पूछ दिया गया तत्पुरुष समास लिखो, तो कैसे लिखो है, बताओ कौन बताएगा, एक लाइन बताओ कौन। उस दिन बताया था ना आपको 6 समास में लिखा था, है कैसे लिखो। आपको लिखना है, आपको छोड़ो, आपको भी लिखना है तत्पुरुष समास के बारे में लिखना है। क्या लिखो, जैसे पूछ दिया कि तत्पुरुष समास क्या होता है, सवाल पूछ दिया तो आप क्या लिखोगे। सर इस समास को जब समास विग्रह करते हैं तो किसी न किसी कारक का चिन्ह आएगा, ठीक। और कुछ, चलो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है, और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो किसी न किसी हिंदी के किसी न किसी कारक का चिन्ह जरूर आता है। ये बिल्कुल व्यवहारिक परिभाषा है, ये अगर आप लिख देंगे तो बिल्कुल व्यवहारिक है, किसी किताब की परिभाषा नहीं है। किताबों में तो ठीक है शब्दों का हेर फेर रहेगा, लेकिन मामला ही आता है। इसमें क्या था, प्रथम पद प्रधान था, इसमें द्वितीय पद प्रधान है। तो लिखिए तत्पुरुष समास में लिखिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद आब्लिक द्वितीय पद आब्लिक अंतिम पद प्रधान होता है। और इसका समास विग्रह करने में और इसका समास विग्रह करने में किसी न किसी कारक का चिन्ह जरूर आता है। इसके दो उपभाग भी हैं, इसके दो उपभाग भी हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब समझ आया। कभी कभी समास को 4 को कहा जाता है। जो कर्मधारय और द्विगु है ये तत्पुरुष के ही उपभाग है, इसलिए मूल रूप से जो समास है वो 4 होता है। किसमें, संस्कृत में, लेकिन हिंदी में इसको 6 माना जाता है। 4 की जब बात आती है तो कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष के ही भाग है, इसलिए 4 माना जाता है। लेकिन जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो 6 पढ़ते हैं, हम लोग उसको अलग करके पढ़ते हैं। तो आप अपनी जानकारी के लिए तो इसको रखिएगा, लेकिन हम लोग समझेंगे कितना, 6। आगे लिखिए। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त,
नीति युक्त, हाँ नीति युक्त विद्यालय, कामचोर, सेनापति, राज दरबार, इत्यादि। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, जैसे ये थोड़ा बड़ा समास है, बड़ा इसलिए है कि जैसे हमने बताया कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है यहाँ तो ठीक है, लेकिन बड़ा क्यों है कि ये जो 8 कारक हमारे हिंदी में है, तो हम 2-2, 3-3 कारक का जो प्रयोग आपको समास विग्रह करके बता दे रहे हैं। अब हेड डालिए, तत्पुरुष समास एवं उसका समास विग्रह है। चलिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त समास विग्रह क्या हो जाएगा सर? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा देखिए, गृहागत, क्या हो जाएगा? गृह को आगत, गृह को आगत क्या हो जाएगा प्राची? आगत मतलब क्या होता है? आना। गृहागत मतलब गृह जब कोई आता है तो हम लोग कहते हैं ना, मतलब जब हमारे घर कोई आता है तो उसको हम गृहागत कह सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। ये कर्म किसका हो गया? कर्ता ने कर्म को कमाना हो गया। अब 2-3 और लिखिए इसमें। नीति युक्त, नीति युक्त क्या हो जाएगा? नीति से युक्त, ईश्वर प्रदत्त, क्या हो जाएगा? ईश्वर से प्रदत्त, कष्टापन, कष्टापन, कष्ट को ये अच्छा चलो ऊपर वाले भाग में कोई दिक्कत नहीं, कष्ट को आपन। हाँ बताओ तो लो अच्छे चलो। हाँ क्या पूछ रहे थे? प्रदत्त कौन बताएगा? प्रदत्त मतलब क्या होता है? जैसे शिक्षा आप प्राप्त करोगे हाँ। क्या ईश्वर से क्या प्राप्त होता है? बताओ हमको। ठीक, प्रदत्त वह होता है कि जिसमें आपको कोई योगदान नहीं होता। आप लड़की हो, ठीक है, जो जन्म से आपको मिलता है, जो जन्म से आपको प्राप्त हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रदत्त। हाँ हो गया, चाहे ईश्वर से चाहे कोई दे दे,
और इसका जो विलोम क्या होता है, प्रदत्त का विलोम क्या होता है? अर्जित। जो आप अपनी योग्यता से, अपने कौशल से, अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से जो आप प्राप्त करते हैं वह अर्जित होता है। जैसे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, इसमें आपका अपना कौशल है, अपना व्यक्तित्व है। कोई एक बार में समझ जाएगा, कोई 2 बार में समझता है, ठीक। इसीलिए अभी जब तुम लोग पढ़ती हो बाल विकास, उसमें IQ लेवल देता है, बालक, कमजोर बालक, दृष्टि बालक, प्रतिभाशाली, महाप्रतिभाशाली, बड़ा बड़ा प्रतिभाशाली ना। तो वो ये बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि निकालने का भी एक सूत्र होता है, बताओ तो मैं भूल गया हूँ, याद था भूल गया उसमें क्या क्या उम्र बटे क्या क्या, तो इससे बुद्धि लब्धि निकलती है। अब ठीक है, बहुत लंबा नहीं जाना है। प्रदत्त मतलब बस इतना आप जानो, जिसमें आपका कोई योगदान ना हो, वो प्रदत्त है, ठीक। जो बिना प्रयास से मिल जाए वो तो कोई समान बात नहीं। जो जन्म से आपको मिलता है, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता, वही प्रदत्त होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो लिंग, प्रजाति, जाति, ठीक, ये क्या है, ये सब प्रदत्त है, क्योंकि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। उस जाति में रह के आप बड़ा आदमी बन जाओ। जैसे कोई जो मान ली कोई जो छोटी जाति का है, जिसका काम बांटा गया है, कोई यही काम करेगा, लेकिन अगर ये तो जन्म उसका हो गया। लेकिन अगर कोई उसमें कोई अच्छी बुद्धि का, अच्छी क्वालिटी का निकल के कोई सरकारी नौकरी पा जाता है, तो ये आप उसका अर्जित हो जाता है। पंडितों में आप देखे होंगे, पूजा कराना उनका प्रदत्त, जैसे उनका ये कहते हैं कि हमारा परंपरागत माना जाता है। संस्कृत पढ़ने आए ना आए, लेकिन वो कहेंगे नहीं, हमारे दादा पूजा कराते थे, विवाह कराते थे, हमारे पिताजी भी कराए, अब हम भी कराएंगे। तभी तो, इसीलिए तो परंपरागत है, तो वही लोग बांटे, अच्छा अच्छा काम अपना ले लिए। हमने बता रहे बढ़िया बढ़िया जो काम था, अब वो जो तीसरी पीढ़ी वाला है, ठीक है, चलो पहली पीढ़ी का कोई था, विद्वान था, जानकार था, किया। अब ये उनका क्या है, इनका कार्य प्रदत्त, ये उनका कार्य प्रदत्त है। छोटी जाति का जो काम है, नाई वाला काम भी प्रदत्त है। उसकी जाति का जो लड़का होगा वो बाल ही बनाएगा, बाल ही काटेगा, ये प्रदत्त है। लेकिन वही बाल काटने वाला व्यक्ति अगर अपने कौशल से, अपने गुणों से, अपनी शिक्षा से, अपने व्यक्तित्व से अगर आगे बढ़ जाता है, तो वह उसका अर्जित हो जाता है। ब्राह्मणों में आप देखेंगे, रात में विवाह कराएंगे, क्या पढ़ के आते हैं क्या नहीं, दिन भर फिर वही गुटकी गुटका खा के, मतलब, तो आप वहाँ मानते हैं कि ये हमारा परंपरागत व्यवसाय है, ये हम किसी को नहीं देंगे, तो दूसरे के व्यवसाय में आपको हस्तक्षेप कर रहे हो। ब्राह्मण को कहा गया था कि मांस, मच्छी, मदिरा, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और पंडित जी लोग पूजा करा के आते हैं, सुबह उठेंगे, पहले जाएंगे सीधा दुकान पे जाएंगे। तो कुल मिला के बात हो रही है, ये ईश्वर प्रदत्त, मतलब कि जो हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। भाई ईश्वर से हमें क्या प्राप्त है, जीवन प्राप्त हुआ है। हम लोग किस लिंग के हैं वो प्राप्त हुआ है, हम लोग की लंबाई प्राप्त हुई है, हम लोग का कलर प्राप्त हुआ है, हुआ है ना। तो ये क्या है, ये प्रदत्त है। और देखिए, तुलसीकृत, तुलसीकृत क्या हो जाएगा, तुलसी से, हाँ, तुलसी से क्या हो जाएगा इसका, मतलब जो उनकी रचना, हाँ, तुलसीदास ने जो लिखा है उनकी रचना। आगे लिखिए, अकाल पीड़ित, अच्छा एक मिनट, मुंह मांगा, मुंह मांगा क्या हो जाएगा, हाँ, और भी कैसे किस तरह मांगा जाता है, और किस तरह माना जाता है, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, और किस चीज से मांगा जाता है, कैसे, डायरेक्ट नहीं सकते, बताओ कैसे,
भाई जैसे मुंह मांगा तो सबको पता है, जो चीजें मुंह से मांगी जाती है उसको हम कहते हैं मुंह मांगा ना। और कैसे मांगा जाता है? और फिर जैसे कि हम किसी का उदाहरण देके बता देते हैं कि उनको इतना मिला था तो सामने वाले ठीक है, समझ चलो ये भी हो गया। मैं तो बताओ जैसे डायरेक्ट जो मांगते कहते हैं तो अपनी बिटिया दे तो डायरेक्ट कैसे मुंह से तो मांगते हैं? डायरेक्ट बोल रहे हैं। नहीं वो भी तो मुंह से हुआ देखो। हम लोग मुंह से मांगते हैं, इशारा से मांगते हैं, लिख के मांगते हैं। बाकी मतलब मांगने का ये होगा, बाकी ये नहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात तो मुंह की हुई ना। यहाँ ये कह रहा है कि मुंह का मतलब मौखिक, ठीक। बाकी हमने आपको बताया कि जैसे हमारी जो भाषा है, भाषा किसे कहते हैं? जब आप अपने बातों को, भावों को, विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा भी 2-3 प्रकार की, 4 प्रकार की हमने आपको बताया है। एक तो मौखिक, एक लिखित, सांकेतिक और कभी कभी व्यंग के माध्यम से भी हम बात को पहुंचा देते हैं। ये तो व्यवहारिक वाला हो गया, लेकिन लिखित भी 3 हो गया। हम लोग इशारा करते हैं, कोई चीज़ जैसे भी मांगना हुआ। अब जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे कोई चीज़ इशारा करेंगे, समझो मेरी बात, तो आपको यही लगेगा कि सर यहाँ तो या तो हमसे किताब मांग रहे हैं, या तो पेन मांग रहे हैं, या कॉपी मांग रहे हैं। यहाँ तो और कोई सीधी बात आएगी नहीं। मान लीजिए घर में रिश्तेदार आए हैं, ठीक है, तो पानी की बात लगता है, कभी चाय थोड़ा रुक गया है, तो पता लगेगा। अब वहाँ अगर हम इशारा करेंगे या कोई करेगा घर परिवार का, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि चाय मांगी जा रही है ना। वहाँ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ इशारा ही पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि सांकेतिक भाषा का जो कल्चर होता है वह एक होना चाहिए, मतलब कि जो अंतःक्रिया सांकेतिक भाषा से हो रही है, सामने वाला भी समझने वाला, ठीक। नहीं तो वही हमने बताया ना कि ये और ये तो ये आपको इसका मतलब आना चाहिए कि अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है। ठीक, ये अंगूठा हो गया और ये ठेंग दिखा हो गया, ठीक। पता लगे कि अगर कोई आपको इशारा कर रहा है चुप, तो आप समझेंगे तभी तो चुप रहेंगे। नहीं पता लगा आप और जोर से आवाज करेंगे। तो मौखिक और लिखित, ये क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा का जो कल्चर सेम होना बहुत जरूरी है। अगर कल्चर में अंतर आएगा तो आप उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जब हम लोग मांगते हैं किसी भी चीज़ से, तो बात वही है कि जैसे हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, सेम उसी तरीके हम मांगते हैं। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, लिख के मांगा, और हाँ चलिए आगे देखिए। विद्यालय, क्या हो जाएगा भाई? हाँ, विद्या के लिए अलग, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, उसी तरीके से रसोई घर बहुत पूछता है। रसोई घर कभी कभी देखो, एक मिनट रुकिए सबको। जैसे रसोई घर हो गया, स्नाना घर हो गया, ठीक। तो रसोई घर का हम लोग स्नान विग्रह कैसे करते हैं? रसोई के लिए हम लोग घर का बोलते हैं, रसोई वाला घर या रसोई का घर के लिए नहीं बोलते। व्यवहारिक में रसोई का घर बोलते हैं या रसोई वाला घर बोलते हैं, रसोई के लिए घर हम लोग नहीं बोलते। तो उसी तरीके से स्नाना घर मतलब स्नान के लिए घर, ठीक। तो खैर स्नान तो कोई बोलता ही नहीं है। तो यहाँ पर के लिए जो हमारा बताने मतलब है कि जब समाज विग्रह आप करेंगे तो रसोई का घर नहीं होगा, स्नान का घर नहीं होगा, रसोई के लिए घर, स्नान के लिए घर ना। लिख दीजिए, समाज विग्रह कर दीजिए।
स्नान के लिए। हथकड़ी, ये जरूरी इसमें लिखा है, इसमें हथकड़ी और राहत खर्च। हथकड़ी में क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी, राह के लिए खर्च। ये कौन सा खर्च होता है? सर जब हम कहीं आते जाते हैं तो रास्ते में मुझको खर्च होता है कुछ? साइकिल से आती हो? कभी हो जाता है। सर आप भी तो नहीं होता, आगे दूर जाना। अच्छा, यहाँ तो आने मुझे नहीं लगता कोई खर्च होता होगा तुम लोग का। सर हम लोगों की मतलब अच्छा, बीच में समोसे की दुकान भी नहीं है, चारों लोग निकलो हम जाते जाते खाना स्वाद यहीं से कट जाती होगी। ठीक है, तो देखो ये राह खर्च, इसके लिए एक बात मुझे याद आ गई कि जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना जो भी चीज़ें हैं, तो हम लोग जब सफ़र में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो टिफिन लेके जाते हैं या खाना ले जाते हैं। उस खाना को क्या कहा जाता है? समझो, फिर समझिएगा। रास्ते में जब कहीं आप, हमने बताया आप लोग के साथ भूल गई हो, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो नाश्ता ले जाते हैं या खाना ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पाथे कहते हैं ना। अब देखो, चाहे वह दाल चावल हो, चाहे सब्जी रोटी हो, कुछ भी हो, वही दाल चावल या सब्जी रोटी हम लोग जो सुबह खाते हैं तो नाश्ता हो जाता है, दोपहर को खाते हैं तो भोजन हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसको टिफिन बोल देते हैं, ठीक, रात को खाते हैं तो रात को भोजन करते हैं, और रास्ते में जाते हैं तो पाथे बोलते हैं। पाथे, रास्ते के भोजन को क्या कहा जाता है? एक शब्द में पाथे, ऐसे लिखा जाए, लिखना नहीं है, पाथे। ठीक, तो सोचो एक ही चीज के कितने नाम हो और कितने जगह पे उसके अलग अलग नाम हैं उसी चीज का। तो राह खर्च जो होता है तो ठीक है, कोई बहुत सामान से सब है, तो रास्ते के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? पाथे कहते हैं। अब बाकी ये जो राह खर्च है वो तो है ही है। जन्मांध, जन्मांध, जन्म से अंधा या अंध लिख सकते हैं, जन्म से अंध। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सूरदास के लिए। क्या आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि सूरदास जन्म से अंधे थे? सही है, विवाद है। अगर अच्छा मान लो अगर हम आपसे पूछे तो तुम लोग सही है, बताओ अच्छा क्या जन्मांध थे? देखिए इनकी, चलिए इनकी जो रचना है, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर चीजों का वर्णन किया है। अब सोचिए कि कोई भी अगर व्यक्ति जो अंधा है, वो इन्होंने किस लीला पूरा लिख डाला है या इन्हीं की रचना के आधार पर है। कृष्ण के बारे में और बीच में इनका जो उनके काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का भी साहित्य जो लहरी की है, साहित्य लहरी में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग के बारे में भी है। तो राधा के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं उनके सुंदरता के लिए। तो अगर ये अंधे थे तो उनको कैसे पता कि राधा इतनी सुंदर है? तो कल्पना कर लीजिए। तो खैर देखो, कल्पना से कोई चीज सुंदर थोड़ी होती है। कल्पना में हम लोग तो खराब भी कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक चीज है कि कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे और कुछ लोग का मानना है कि बहुत बाद में अंधे हुए,
उनकी आँख खराब हुई, तो ये तो एक विवाद की बात है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जो जो चीज़ें इन्होंने लिखा है, जैसे वात्सल रस का इनके जैसा कोई वर्णन नहीं किया है। वात्सल जो माँ बच्चे के प्रति जो प्रेम का होता है, रस होता है, तो वात्सल में कहा है कि सूरदास एक ऐसे कवि थे जो वात्सल रस का कोना कोना देखा है। मतलब पूरा कोना कोना मतलब क्या होता है, कहीं से कुछ छूटा नहीं है। तो ये जन्मान का मतलब ये हो गया कि जन्म से, ठीक है, जब अंधा कहेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, जन्म से अंध, अंध मतलब भी वही होता है। तो ये सूरदास के बारे में। हाँ कौन, किसी तक धृतराष्ट्र, वो पता नहीं, शिवानी बताइए। महाभारत नहीं जानती, मैं नहीं देखी। तुम जानते हो, तुम मानो हम भी वही जाने, क्योंकि शिवानी के हिसाब से महाभारत और रामायण के बारे में थोड़ा बहुत जाने, और तुम कहोगे तो मान लेंगे वो भी। हाँ उनके बारे में कहा जाता है कि वो, अब जैसे उनके पिता के नाम में बड़ा संदेह है, जो क्या नाम है, कड़ नहीं, उनकी तो माता हो गई, पिता। तो आप देखो दो चीजें, कहीं कहीं मिलता है सूर्यपुत्र, कहीं कहीं मिलता है सूर, मतलब होता है राजा, विद्वान, बाहुबली, ताकतवर, सूर मतलब, या विजेता, कोई भी कह सकते हैं। और सूर मतलब क्या होता है, सूर भगवान होता है। ये भी बड़ा विवाद है। देखो कभी भी कुछ चीज़ें हिंदी में ऐसी चीज़ें, या इतिहास में ही बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि लिखने पढ़ने वाले तो कहीं कुछ समझ नहीं, कहीं लोगों का मानना है। दो लोग को बता दिए कि शिवानी का प्राची का ये मानना है और स्वाति का नेहा बता दिए ये मानना है, लेकिन कहेंगे हम लोग इनके विवाद न कर सकते, आगे विवाद करते हैं बचाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे वो लोग कहते हैं वैसे हम लोग भी कह देते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे, हाँ थे, नहीं थे, नहीं थे। कर्ण के बारे में ये कहा गया था कि देखिए कर्ण पूरे उसमें जो है महाभारत में सबसे बलशाली था, भीम और कर्ण, और सबसे प्रशिक्षित थे अर्जुन, बलशाली ये दोनों थे। और इन दोनों में भी अगर महात्मा की बात करें तो भीम के पास ताकत बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जब देखे होंगे जब लड़ाई में वो सिर्फ किस इशारा करते हैं, क्योंकि उसको ये वरदान मिला था कि पूरे शरीर में आप उनको कहीं मारेंगे वो नहीं मरेंगे, लेकिन एक जगह जो देखो कभी कभी होता क्या है, जब कोई आपको वरदान देता है तो थोड़ा सा आप कुछ देता नहीं तो क्या हो जाएगा, आप उससे बराबर हो जाएंगे। अगर भगवान आपको वरदान देंगे शिवानी जाओ तुम पूरे पूरे पृथ्वी पर राज करो, तो शिवानी यहाँ अपना तफरी मचा देगी। लेकिन शिवानी के अंदर भी एक कमी ऐसी को छोड़ देंगे कि कोई अगर शिवानी अपना तफरी मचाए तो शिवानी का भी मतलब समापन या सफाया किया जा सके। तो भीम को भी ये था, उनके अंदर इतनी अथाह ताकत थी, लेकिन उनके जान पे एक कमजोरी मतलब थी या जो भी कुछ रहा हो। तो जब लड़ाई में लोग गदा गदा मारते थे तो भीम को असर नहीं पड़ता था, तो शरीर तेज क्या है? नहीं भीम पांडव कौन करता, अर्जुन, मुझे लगता भीम नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, भीम मार, सही सही, हाँ राइट राइट, भीम मार रहे थे, नाम नहीं मतलब जो भी था, से चलो नाम हमको नहीं आ रहा है, हाँ सही 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 करिए आप। तो हाँ भीम ही तो मार रहे थे, हाँ ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो उसमें देखो उसको वो मिला था, वरदान मिला था कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी एक वीक पॉइंट थी। जब भीम मार रहे थे तो इशारा किया गया कि उनको यहाँ मारेंगे ना, तब वो मरता है। कर्ण महान दानी था, पूरे महाभारत का सबसे बड़ा दानी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, उसको भी वरदान मिला था। लेकिन हमने आपको कहानी बताया था जब अर्जुन से लड़ाई हो रही थी तो जब वो एक तीर मारता था तो अर्जुन का रथ जो है 2 से 3 फीट पीछे हो जाता था।
और जो अर्जुन मारते थे तो कड़ का 10 से 12 फीट पीछे होता था। तो श्री कृष्ण कहते थे कि कहे कि जब कड़ की कोर्सावासी हुई है कि वाह कड़ वाह, तो अर्जुन कहे कि भगवान जी ये बताइए आप हमारे रथ पर बैठे हैं और प्रशंसा आप उसकी कर रहे हैं। तो कहे अर्जुन देखो हम भगवान हैं, हम प्रशंसा जो उसके लायक है हम करेंगे, वह तुमसे वीर है, ताकतवर है, ये तुमको मानना पड़ेगा। कहे कैसे हम उसको 12 फीट पीछे कर रहे हैं, उनको 2 फीट पीछे कर रहा है। तो भगवान को कहे कि तुम्हारे रथ पर खुद भगवान बैठे हुए हैं, मतलब कि तुम्हारा रथ 2 फीट पीछे जा रहा है, इसका मतलब कि भगवान 2 फीट पीछे जा रहे हैं। तो ये जो कृष्ण की उपदेश है जगह जगह पर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत वाकई में कार्य करते हैं। और लड़ाई हम लोग लड़ाई तो एक आध बार मैं देखा हूँ, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे वाकया याद है कि जब दोनों की लड़ाई, हाँ हाँ ठीक ठीक नेहा और शिवानी ये कैटेगरी में आ सकती है। नहीं ठीक है, जिसको जानकारी है अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के उसमें भी जैसे अभिमन्यु बारे में कहा जाता है कि अब वो चक्रव्यूह तोड़ दिए या क्या हुआ, जो भी थोड़ा बच गया था, एक साथ था ना चक्रव्यूह, अभिमन्यु तो कह रहा हूँ ना, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह तोड़ा था। तो चक्रव्यूह के 7 दरवाजे थे, 6 वो तोड़ लिया था, 7वां में फंस गया था। अब सोचो, और उस दिन हम यही बता रहे थे तुम लोग को कि अब लड़के सब अंदर से इसी क्या है तो तुमको मान नहीं रही थी। अब यही था कि जब वो पेट में थे तो चक्रव्यूह तोड़ने के रास्ते बना दिए थे। उसमें यही था कि कृष्ण अर्जुन जो है द्रौपदी को उसे चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। तो चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे तो ये जो 6 चरण को बताया, 6 दरवाजा तोड़ने के लिए, 7वें चरण में द्रौपदी सो गई, तो अभिमन्यु भी सो गए, तो नहीं सीख पाए, तो 6 दरवाजा तोड़ लिए, 7वें में मारे गए। तो ये देखो सब काल्पनिक है, ठीक, रामायण महाभारत सब काल्पनिक है। लेकिन ये है कि भाई हम लोग का वो कल्चर है, हम लोग का वेद है, पुराण है, स्मृति है, तो हम लोग उसको मानेंगे। बाकी आज के हिसाब से देखोगे, अब आपको एक चीज पता है, अभी हमारे तरफ एक मामला उठा बहुत तेज कि अभी मैं गया था तो घर में पता लगा कि एक हमारे यहाँ एक जैसे नहीं जो झाड़ में कूदने वाले होते हैं, तो उसमें भी अब स्पेशलिस्ट हो रहे हैं सर। मतलब एक भूत को झाड़ता है, एक ऐसे पेशेंट को देखेगा जिनको बच्चा नहीं होता तरीके नहीं होते। तो अब वो सोचो आज के समय में शहर से सटा हुआ किसी का घर गाँव हो, अगर उसके घर गाँव मतलब लोग अगर ऐसी बेहुदा हरकत करते हों, वो जो झाड़ता है वो कहा कि मतलब 7-8 साल पहले की शादी हुई थी, मतलब उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो कहा कि नहीं पेट में बच्चा है 4 लाख। फिर वो डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर कहा कि नहीं कुछ नहीं, फिर उससे पूछे क्या नहीं है 4 महीने का। तो मजे की बात तो ये है कि वो लोग डॉक्टर की बात नहीं माने, मेरा जो बताने का मतलब है वो लोग डॉक्टर की बात नहीं माने, इसकी बात नहीं, 2 महीना और चला। मतलब देखो ये हंसी मजाक की मतलब चीजें नहीं, हमारा तो बताने का मतलब है आप लोग। तो तब जाके इन लोग को ये लगा कि भाई 6 महीना में चीजें बदलनी चाहिए, कुछ नहीं बदलो, तब इनको लगा कि ये फर्जी है। लेकिन ये इस 6 महीना का हमारा जो बताने का मतलब है कि आज भी लोग डॉक्टर की बातों को नहीं मान रहे, मतलब आज के समय ये माना जा रहा है। ये ऐसे लोग कब थे, आज से 40 से 50 साल पहले, 40-50 साल पहले या 30 साल पहले तो कम से कम मान चलो। आज के समय में कुछ भी किसी को होता है, चाहे जो भी हो, सबसे पहले लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी बात मानते हैं। हम घर जाते तो हमारी एक भाभी को खबरी डॉक्टर नहीं तो गाँव में बताया था ना, हाँ उनके पास 2-4-5 गाँव की मतलब इस टाइप कहानियाँ मतलब रहेंगी। और उनके पास फोन जैसे और लोग हैं तो सेपरेट फोन आता है जो अपने पर्सनल रिश्तेदार हैं, उनके पास रिश्तेदार का रिश्तेदार, उसका ये उसका वो, मामा के ससुराल का ये है, मौसी नगर, ये दुनिया भर की कहानी। तो उनके पास इतनी खबरें रहती हैं पॉपुलर टाइप, जैसे जब पहुँचोगे जहाँ शुरू हो जाती है निकाल जो कहानी इस तरह की आती है। तो अब उनका बताया बिना मन नहीं मानता है, तो आप काम में तो अपनी डालोगे नहीं,
अगर कोई बता रहा है, अच्छा इस टाइप की औरतें हर गांव में 2-4 जरूर होती हैं। घर का तो कह सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि गांव में 2-4 घर में जरूर होती हैं। उनको मतलब दुनिया की खबर कैसे देगी जो आपके किसी काम में। अच्छा इस चीज को हमें बताने क्या, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे। लेकिन वहाँ ये दिखाया जाता है कि हमारे पास इतनी दूर की खबरें हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं और वो बताते हैं हम लोग खाना खा रहे मतलब बैठे हैं तो बस हाँ हूँ, कोई हाँ कर भी रहा है नहीं कर रहा, वो भी कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी बात क्या देना है बताओ। मतलब कहने का भी ये तरीका होता है कि जैसे घटना घट रही थी और ये खड़ी होकर देख रही थी बात है। जैसे कुछ लोग सुनी बातों को कुछ लोग उस तरह बताते हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन कुछ लोग बताने का ये तरीका होता है कि जैसे घटना घट रही थी और ये खड़े होकर देख रहे थे, बिल्कुल आंखों देखी हाँ, तो ये उस टाइप की है। मतलब कि अगर आप न जानती रहो तो तुरंत उनकी बात आप सही मानते रहो, मतलब उनके नहीं, गाँव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं। तो अभी दुनिया भर की चीजें रहती हैं। तो अभी सोचो कि ये ऐसी कंडीशन में अगर लोग हैं तो सोच लो कि हम लोग, बात वही है ना कि हम लोग किस कल्पना में चल रहे हैं। तो जो भी रामायण महाभारत में लिखा गया है हम लोग भी ठीक है, मानना है नहीं मानना है, लेकिन भाई जो हमारा कल्चर है, जो हमारा वेद पुराण कहता है, हम लोग उस हिसाब से हमारा कल्चर चल रहा है तो हम उसको मानते हैं। अब अगर आप पर्सनल किसी से कहोगे सर आप बताइए सही मानते हैं कि नहीं, तो भाई तुम मानते हो हम भी मानते हैं, दुनिया मान भी मानना है। तो लेकिन आज का समय वो नहीं है, आज का दौर वो नहीं है। आज अगर भगवान किसी को वरदान दे दें, अभी आप कोरोना काल में देखी होगी, पता नहीं तुम लोग को याद नहीं, जैसे जैसे वरदान की बात हो गई कि भाई अगर आपके ऊपर भगवान का वरदान है तो आप नहीं मरेंगे, या आप जिसको ऐसे कर देंगे वो जल जाएगा, ऐसे तो होता था ना। तो कोई वरदान लेके दिखाया ऐसे करके मार के। तो अभी वहाँ कोरोना में क्या हुआ था कि एक महिला थी, वो कहीं हमारे ऊपर दुर्गा देवी आती है, खूब दुर्गा का रूप धारण करके खूब प्रपंच अपना कर रही थी, देवरिया का मामला था। तो कोरोना में तो 10-20 लोग इकट्ठा होने को रोक था ना उसमें, तो पुलिस वाले आए उसको मना कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, लेकिन वो त्रिशूल उसको दौड़ा ले रही थी। तो फिर महिला वीडियो आया था, फिर महिला पुलिस आई 2 गाड़ी भर के उसको उठा करके टांग में पकड़ के उठा करके ट्रैक्टर की टाली में से एक के उसको बंद करके ले गए सर। अब सोचो दुर्गा माता कहाँ चली गई। तो वो दौर अलग था जब लोग, लेकिन आज अगर आप ऊपर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप भगवान के रूप में कोई मतलब हमसे नहीं है, हमारे लिए आप क्या है कोई चीज, अगर आप भगवान है तो अपने लिए हैं, ठीक। तो आज का वो दौर, आज का वो समय नहीं रह गया कि ये सब चीजें भी हम लोग उसको फॉलो करें। आज का समय हम लोग का वैज्ञानिक तरीके पे आ गया है, तार्किक चीजें पे आ गया है, सही। अच्छा पहले क्या था, व्यक्ति इतना तार्किक नहीं था, सुनी सुनाई बातों को ही सही मान लिया जाता था। हम लोग आप क्या करते हैं, चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, सही है कि गलत है, ठीक। तो चाहे कोई आंखों देखी हाल बता दे सुनी बात को, चाहे सुनी टाइप बताए, हमारा काम क्या है, सुन लेना, उसको मानना है कि नहीं मानना है, वो अपने तरीके से हम देखते हैं। पहले क्या था कि जो व्यक्ति बताता था वही लोग सुन के मान लेते थे, ठीक। तो इसलिए ये सब चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें भ्रामक चीज़ें हैं। और अगर शिक्षित होने का सबसे बढ़िया अगर आप हैं वो है कि किसी भी चीज़ पर ध्यान आपको नहीं देना है। जो भी चीज़ें हैं, डॉक्टर मतलब डॉक्टर पढ़ के आया है, परीक्षण करके आया है, प्रैक्टिकल करके आया है, ठीक। ओमेगा छीन के आया है, सीख करके लीवर क्या होता है, पेट में क्या होता है। अभी जो बाबा बन के बनते हैं पंडित बन के क्या सीखते हैं, कुछ नहीं। जैसे वो आज एक चीज़ और देखते हैं कि जितने झाड़ने फूकने वाले व्यक्ति होते हैं, ये सब मड़ई और कच्चे घर, मतलब उनके पास रहने वाने की व्यवस्था नहीं होती है, रहने की व्यवस्था उनके पास नहीं होती, बिल्कुल एकदम दयनीय स्थिति में रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ लाइन लगती है देखने दिखाने वालों की। तो फिलहाल ये सब अब लेकिन बहुत कम हो रहा है, अब बहुत कम हो रहा है, गांव में भी बहुत कम, लेकिन कैसे मालूम कम हो रहा है, इतनी बड़ी घटना कैसे कह दे कम हो रहा है। चलिए आइए देखते थोड़ा सा।
एक बार मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पर रामायण और महाभारत पूरा पूरा देखा जाए। सर रामायण सागर वाला देखिए था, वही अच्छा है। अच्छा, तुम कितना टाइम का है? सर लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। सर थोड़ा थोड़ा कर देखिए। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, महीने में हो जाएगा। कोशिश करता हूँ। नहीं, जमान हो गया ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। सब कोरोना में आता था टीवी पे, सर लॉकडाउन में रामायण आया था, रामायण सागर वाला टीवी पे। उसमें संविधान को भी आना चाहिए था। देखो अगर सही बता रहे कि जैसे यूट्यूब, आप कभी भी यूट्यूब पे पूरा संविधान है, अगर पूरा संविधान यूट्यूब पे आ जाए तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाए उस चीज़ को। मतलब यूट्यूब मतलब संविधान मतलब ऐसे जैसे रामायण महाभारत को संकलित करके दिखाया गया है, उसी तरीके जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि संविधान हमारा बना कैसे, संविधान सभा क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब चीज़ें उसमें बहुत जल्दी आदमी सीख गया है। लेकिन वो इसलिए नहीं देखा जाएगा कि आप जागरूक हो जाओगे, आप तेज हो जाओगे। आप तेज हो जाओगे तो अधिकार मांगोगे, अधिकार मांगोगे तो नौकरी मांगोगे, तो नहीं मिलेगा तो बवाल करोगे। इसलिए आपको रामायण महाभारत में उलझे रहो, दुर्गा माता का रूप धारण कर लो, त्रिशूल ले लो, झाड़ो फूको झड़ाओ फूकाओ, इसी में आप व्यस्त हो। इसीलिए सही बता दें, देखो पहले क्या था, ये क्यों बांटा गया था कि इनको एक डर था कि अगर ये भी शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे बराबर आ जाएंगे, जो ऊपर तबके के लोग थे। और फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बदली 30 साल 35 साल सन 90 में, जब कुछ क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आई, जैसे कि जैसे उसमें क्षेत्रीय पार्टी में रही सबसे बड़ी पार्टी, जैसे ये यहाँ पे यूपी मुलायम सिंह यादव पार्टी थी, बिहार में लालू की थी, शरद या मायावती जी थी इधर, तो ये क्षेत्रीय पार्टियां थी। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां क्या की कि ओबीसी और एससीओ को उभारने का काम किया इन्होंने। मतलब ओबीसी मतलब सभी ओबीसी, अभी फिलहाल ओबीसी बटे हुए हैं, बट गए हैं। ये बीजेपी सरकार ने इनको तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया? अगर ये एकजुट हो जाएंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इनको तोड़ के रखा गया है कि पटेल एक तरफ, यादव एक तरफ, मौर्य एक तरफ, ठीक। तो ये तोड़े हैं ताकि वो अपना मौका देकर सबसे वोट ले रहे हैं। लेकिन उस समय का दौर क्या था कि सारी ओबीसी एक हो गई थी, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। अभी पटेल, यादव, मौर्य इस तरह नाम लिया जाता है ना, इनका अगर हम लोग कंबाइन की बात करें तो क्या कहते हैं? पिछड़ा वर्ग। तो सभी लोग इसमें आ गए। तो इस पिछड़ा वर्ग में, इस पिछड़ा शब्द में सब लोग आते थे। तो उस दौर में सन 90 के आसपास जब इन तीनों को जो हमने बताया आपको, तो बड़े बहुमत से लोग जीते। ये लोग जब जीते तो पहले का जो दौर था, ओबीसी के लोग 90 के पहले किसी भी फार्मर के यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ कुर्सी में नहीं बैठ पाते थे। नहीं बैठ पाते मतलब जो सम्मानित थे 2-4% अलग की बात है, एससी तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते थे, ठीक। तो जब ये सरकारें आई, बिहार में मुलायम की, लालू की आई, यहाँ पर मायावती की आई, मुलायम सिंह की आई, तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे काम ओबीसी को ऊपर उठाने के लिए किया, पढ़ने पढ़ाने के लिए किया, शिक्षित करने का किया, ताकि ये क्या करें, पहले उनकी बराबरी हो जाए। तो उसके बाद 15 साल तक, 20 साल तक ये मामला चलता रहा, 15 साल कम से कम, 90 से लेकर 2005 तक। तो इन लोग को ये लगा कि यार ये तो पता लगे कि इससे भी गड़बड़ हो गया, पटेल भी गड़बड़ हो गए, यादव भी गड़बड़ हो गए। उनको लगा ये तो ठीक नहीं है, ये तो सब बराबर हो गए, कहाँ हमारे सामने बैठ नहीं पाते थे। आज ये लोग हम लोग से सवाल जवाब कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, इन लोगों ने फिर गड़ी कर रहे हैं। अब सोचो कि आप ओबीसी की संख्या है कितना? 75%, 10% में सामान्य लोग, लेकिन सत्ता में कौन है? ये लोग। क्यों? इनको तोड़ दिए हैं, विघटित कर दिए हैं। तो उस समय जो हम बता रहे हैं 90 से 2005 तक सारे ओबीसी एससी एक हो गए थे, और उसी 15 साल की में क्या किए, सब लोग शिक्षित हो गए, पढ़ लिए, नौकरी पा गए। तो थोड़ी सी अब क्या है, फिर जब इनको लगा तो फिर ये वही फूट डालो राज करो वाली बात, ओबीसी को इन लोगों ने तोड़ दिया है कि कभी मतलब यादव के खिलाफ भड़का करके, कभी पटेल के खिलाफ भड़का करके, कभी एससी के खिलाफ भड़का करके, नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे दो चीज़ें हैं, जैसे अभी आप दोनों बैठे हो, तो एक तो अगर आप दोनों साथ हो तो दोनों लोग का काम होगा। अब
अब आप दोनों अगर अलग हो गए तो ना आपका काम होगा ना इनका काम होगा, मजा कौन मारेगा? तीसरा आदमी। मैंने बताया था ना, आए थे कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आए थे, यहाँ पे शासन कैसे कर दिया? आपके परिवार में इंटरफेयर करके, आपके परिवार में इंटरफेयर करके, आपको लड़ा के, आपको भड़का के, आप दोनों की वैल्यू खत्म। कब उसकी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो धीरे धीरे वो लोग अपना और साम्राज्य बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आ गया कि आप ही की जमीन, आप ही का मकान बना करके आपको किराएदार बना दिया। ये होता था। तो ये क्या हुआ कि फिर यही कंडीशन इस समय है, प्रेजेंट टाइम में जितनी भी चीजें हो रही हैं कि ये एकजुट न होने के कारण से हो रहा है। उस समय की ये जो दौड़ था, हम बताएं हमारे यहाँ BASC का गाँव है, लगभग 18-20 घर होगा। तो उसमें उस समय सब वही खेती मजदूरी नहीं करते थे। जब मायावती की सरकार आई, अच्छा उस समय जब लोग मजदूरी कराते थे तो उनको जाकर वही बदतमीजी वाला सब लेते करके बुलाना इस तरीके से, तो लोग डरते भी थे, करते भी थे। जब मायावती की सरकार आई, उसी गाँव में एक आध गोठो मास्टर हो गए, एक आध गोठो वकील हो गए। अब वो क्या करते हैं कि अब पूरे गाँव का नेतृत्व करते हैं। अब कोई मजदूरी तो करते हैं लोग, लेकिन अब आप जा करके रेत करके नहीं बुलाते हैं, अब आप ढंग से बुलाते हैं, करते हैं। तो आई नहीं, समानता बढ़ी नहीं होगी, उनका स्थान थोड़ा ऊंचा हुआ नहीं हुआ। जो आपके साथ उठते बैठते नहीं थे, 4 काम उठने बैठने लगे, तो ये इनको खटकता है। किनको? जो ऊपर जाति, अपर जाति के लोग, हमें आपको नहीं खटकता है। हम लोग तो OBC कह दिए या पिछड़ा वर्ग कह दिए, सब आ गए, चाहे कोई पटेल हो, यादव हो, मौर्य हो, प्रजापति हो, पाल हो, कोई भी हो, तो हम तो कोई नहीं खटकेगा। लेकिन ये सब फॉरवर्ड को खटकते हैं। इसलिए ये करते क्या है कि देखते हैं कि कौन नहीं झुक सकता। जैसे इसमें यादव और पटेल, ये दो OBC 200 जातियां हैं, और दोनों तुलना करोगे तो यादव ज़्यादा, क्यों? उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये लोग करते क्या है कि इन दोनों को छोड़ के बाकी लोगों को, पाल को, प्रजापति, मौर्य, इनको बहका के लालच देकर अपनी तरफ मिला लीजिए या मिला लेते हैं। और जो ये 2 जातियां बची, जिनको पता है कि हम इनका कोई बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, इनसे लड़ भी नहीं सकते हैं, पैसे से भी मजबूत है, जनसंख्या में भी ज़्यादा है, तो ये इन लोग को बाकी 3 जातियां का दुश्मन बना रखे हैं। ये लोग तुम्हारा हक खा रहे हैं, तुम्हारे हिस्से का ले रहे हैं। तो ये लोग और बड़बड़ाए पड़े हैं कि हम लोग उधरे रहेंगे, उधरे उठ गए, इसीलिए हम लोग सत्ता से बाहर हैं। तो ये व्यवहारिक जीवन में नहीं चलता है जब तक हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं होगा। ये देखो एक समय आएगा, कार्ल मार्क्स का हमने आपको पढ़ाया है, बताया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मैंने बताया ना, उसने कहा कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। वाद होता है, संवाद होता है, विवाद होता है, संवाद होता है, फिर वाद होता है। तो ये चक्कर आएगा, लेकिन जब तक नहीं आएगा, तो ये हम लोग जो जागरूकता है, जो शिक्षा है, ये कहीं न कहीं से हम लोग जब 15 साल के जो ऊपर बढ़े, तब आप यहाँ के आगे बढ़ रहे। नहीं तो आप सोचो, आप खुद सर्च कर लो, तो तुम लोग सब लोग जितनी हो यहाँ 20-22 साल के आप लोग हो या 23 साल के, मतलब कि 2000 के बाद ही सबका जन्म हुआ होगा। आप अपने घर में देख लो, जो मतलब लड़कियाँ या आपकी बुआ वगैरह 90 में थी, कितना पढ़ेंगे? आप सोच लेना भाई, इक्का दुक्का गरीब बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल की बात करोगे तो आप 90 के पहले देख लेना कि आपके गांव में कितनी लड़कियां थी जो BA कर गई या की। और इस समय का दौर देख लो, BA MA तो आम बात हो गई है ना। तो उस समय इतनी चीजें नहीं थी, इतने अवसर नहीं थे। लड़कियां अगर स्कूल जाती थी तो गार्जियन उनको ले जाकर पहले पहुंचाता था, ठीक, और उनको फिर ले आता था। इतना डर था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने साधन और संसाधन नहीं थे, इतना मेजॉरिटी नहीं थी। जैसे तुम लोग 4-5 एक ही गाँव से आती हो, ठीक, अब पता लगा कि उस समय एक लोग को पढ़ना है, केवल जो सबसे अच्छे घर की लड़की वो पढ़ेगी। तो घर की तो अच्छी लड़की है, लेकिन स्कूल कैसे जाएगी? अकेले तो जाएगी नहीं, अकेले जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें उस समय थी, ना मोबाइल था, ना रास्ते थे, ना कुछ था। तो एक परिवार के व्यक्ति उनको छोड़ने आता था, एक ले जाने आता था। तो कुल मिलाकर के बताने का हमारी मतलब उस समय का जो दौर था, बिल्कुल एकदम क्या था, एकदम ये था कि नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है। तो अच्छा, इसकी वजह से लोग करते क्या थे भाई, अपने सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए लड़कियों को बाहर भेजते ही नहीं थे। भाई
लड़की उतना दूर अकेले जाएगी 4 किलोमीटर, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, कौन देखेगा, छोड़ो मत हो जाए। ठीक, कैसा हुआ 18 साल हो गए, चलो शादी हो जाती है ना, शादी विवाह हो गया, 20 साल 21 साल में शादी विवाह हो गया, फिर वो लड़की परिवार में फंस जाती है। शादी विवाह यही तो होता है ना। फिर आप कितना भी तेज रहें, फिर एक बार जो परिवार में फंसा तो फिर वो चीज़ ही खत्म हो गया। अब आप इंटर की BA की कामयाबी खत्म हो गई, तो नौकरी तो आप पाई नहीं। अभी क्या है, अभी का दौर में क्या है, आप BA कर रही हो, MA कर रही हो, PTC कर रही हो, फिर भी आपको मौका दिया जाए, तैयारी करो 2 साल 3 साल, नहीं होता कुछ होता है, जब आप कहती है आपको लगता है तो आपके साथ की बात करते हैं। मतलब उस समय लड़कियों को 15 से 20 साल में सारा कुछ खत्म कर दिया जाता था। आज आपको कम से कम 5 से 6 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, 25 साल 26 साल मिल रहा है। एक चीज दूसरी चीज सुविधा आपको सारी मिल रही है, आप चाहे जहाँ जाके कोचिंग कर सकती हो, चाहे आप जहाँ जाके पढ़ सकती हो ना। तो वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। इतनी जागरूकता, इतनी चीज़ें जो आई है, अब ये थोड़ी सी भी अभी थोड़ी कमी है। और कमी ये है कि अभी जब तक एक आध बार आप सप्ताह में सब खाएंगे तब जाकर फिर आपका उधार हो। भाई अभी 69,000 कितना घोटाला होगा, ठीक, 69,000 में 28,000 से ऐसे समझ लो OBC से कितनी 28,000 और केवल 46 OBC के लड़के हुए हैं। कितना हुए 46। तो ये लगभग मान चलो कि 23,000 सीट, मोटी मोटा 23,000 सीट आपकी गई। आपकी गई मतलब 23,000 सीट OBC का कोई पाता, चाहे वो यादव पाता, चाहे पटेल पाता, चाहे मौर्य पाता, चाहे पाल पाता, चाहे प्रजापति, चाहे जो भी पाता। तो अगर उस परिवार मतलब कि 23,000 परिवार की स्थिति सुधरती कि नहीं सुधरती, तो ऊपर उठता, वो ऊपर उठता तो उस परिवार में जो नीचे के लोग, देखो एक व्यक्ति जब नौकरी पाता है तो कम से कम 2 पीढ़ी जरूर करता है, नहीं कुछ करता है तो कम से कम शिक्षित तो कर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर आपका कोई भाई नौकरी पा गया, आपका भाई नौकरी पा गया, तो वह बहनें जिनकी शादी नहीं हुई है और उसका छोटा जो भाई होगा, भाई माता पिता के लिए भले ना कुछ कर पाए, कुछ ना मतलब, तो लेकिन इन दोनों को क्या करता है, बना के जाता है, मतलब शिक्षित करके जाता है। तो वो नौकरी पाया, छोटे भाई को सपोर्ट मिला, बहन को मिला, तो एक परिवार से 3 लोगों को सपोर्ट मिला। अब सोचो कि 23,000 सीट अगर आपकी गई, 23 या लगभग 50,000 लोग आपसे प्रभावित हो गए। ये सब चीजें हैं, लंबी है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त क्या होगा इसका मतलब? हाँ, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। चलो